तो आपको पता है कि भाई हमें करना क्या है? करना यही है कि 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करने हैं और 60 अंक 15 क्वेश्चन सब्जेक्टिव फॉर्म में करना है। यदि 15 क्वेश्चन है तो ऑब्वियस सी बात है और 60 अंक की है तो 4-4 अंकों का होगा। जब 4 अंकों का होगा तो बहुत अधिक शब्द आपसे नहीं माँगे जाएँगे, है ना? मुझे लगता है कि 100 शब्द बहुत है। क्योंकि शब्द का लिमिट नहीं बताया गया है, फिर भी 100 शब्द 100 से 150 बहुत ज़्यादा है ना? लेकिन हम लोग जब तैयारी करेंगे, वो अधिक शब्दों की तैयारी करेंगे। इसके पीछे कारण क्या रहेगा कि हम एग्ज़ाम में भुलाते बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? तो ये है कि हम थोड़ा-सा समासिक शब्द का भी प्रयोग करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम थोड़ी अधिक बातचीत करें कि कुछ कम हमें याद रहे, तो एग्ज़ाम हमारा मैनेज हो जाए। और हमें मैनेज ही नहीं करना है, हमें सक्सेस भी होना है, ठीक है? तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्टिव पर भी फोकस करना है, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपके पास वीडियो है पूरा का पूरा। ऑब्जेक्टिव पर मैं क्लास के दौरान बातचीत नहीं करूँगा। हाँ, सब्जेक्टिव के दौरान बहुत सारा ऑब्जेक्टिव अपने आप आपको क्लियर होते चलेगा, वो मसला अलग है। लेकिन स्पेशली हम सब्जेक्टिव पर बातचीत ऑब्जेक्टिव पर बातचीत नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये जो आपके पास 100 वीडियो है सुश्रुति पांडे, है ना? या तो वीडियो के माध्यम से आप कवर करिए या आप पहले से पढ़ रखे हैं और आपको लगता है कि मुझे याद है, तो फिर ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको लगता है कि नहीं याद नहीं है मुझे या देखना चाहिए, तो आप 100 वीडियो एक दिन में 2 वीडियो करके भी देखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ओके, तो ज़्यादातर वीडियो 1 घंटे का है। ओके, 1 घंटे का आप देख पा रहे होंगे, 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा इस तरह का ही है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि भाई हमें बहुत समय नहीं है हमारे पास, तो लेकिन आपके पास समय है, ये बात आप मान के चलिए कि तकरीबन आपके पास अ, कुछ नहीं तो 40 से 50 दिन है। 40 से 50 दिन है आपके पास, ठीक है? और इस 40 से 50 दिन में आप काम कर सकते हैं, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव कैसे करना है आप समझ गए। और दूसरी बात ये है कि हम जो टियर 4 के बैच में पढ़ा रहे थे, है ना? तो उसमें बहुत सारा टेस्ट ले रखे हैं, तकरीबन 250 के आसपास टेस्ट ले रखे हैं, ठीक है? तो वो सभी टेस्ट लिंक आपको भेज दिया जाएगा। उसमें तकरीबन 100 के आसपास जो टेस्ट है उसमें जीएस भी है, ठीक है? तो जीएस सेक्शन तो आपको करना नहीं है, तो उस जीएस सेक्शन को मत करिएगा। लेकिन जो भी हिंदी का सेक्शन है, उस 250 को जो हमारा क्वेश्चन का सेट है, उसमें से जहाँ जैसे जीएस प्लस हिंदी होगा या केवल हिंदी होगा, तो जहाँ जीएस प्लस हिंदी है ना, तो उसमें केवल हिंदी चूज कर लेंगे आप, ठीक है? और जहाँ केवल हिंदी है वहाँ तो केवल हिंदी है ही है। लास्ट में हम लोग 45 दिन का टेस्ट सीरीज चला रहे थे, उसमें केवल हिंदी है। एक बार 20 दिनों का टेस्ट सीरीज चला, उसमें हिंदी है ना? तो आप समझ लीजिए कि ये इतने में ही 65 टेस्ट हो गया। ओके, तो ऐसा ही कुल मिला के 250 टेस्ट आपके पास है। अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे और कई सारा क्वेश्चन ऐसे ही आपको एग्जाम में दिख जाएगा। कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा आप समझिए ना, क्वेश्चन बनाएगा कहाँ से, है ना? बढ़ा करके जब टेस्ट लिया गया है तो फिर क्वेश्चन भी बनेगा, जो भी टेस्ट सीरीज आप देख रहे होंगे, है ना, उसी से आएगा, ठीक है? अब बात है सब्जेक्टिव का, ठीक है? तो सब्जेक्टिव हम क्या करेंगे? ओके, आज एक तरीका से हम चल रहे हैं, है ना? और आपका इनपुट हम देखेंगे कि सॉरी, आपका आउटपुट हम देखेंगे कि आपका आउटपुट हमें क्या दे रहे हैं, है ना? तो आज एक प्रश्न को डिस्कस करने जा रहे हैं और फिर उसके बाद आपका आउटपुट देखने के बाद हम देखेंगे कि स्ट्रेटजी में चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि ये स्ट्रेटजी काम कर गया तो समझ लीजिए कि हम लोग थोड़ा सा फास्ट भी हो सकते हैं। यदि काम नहीं किया तो थोड़ा सा स्लो होकर के फिर अपने दूसरे स्ट्रेटजी पर आ जाएंगे, ठीक है? तो देखते हैं कि भाई आप लोग क्या हमें आउटपुट देते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। और जब भी आप प्रश्न का उत्तर लिख रहे हो ना, स्पष्ट रहिए कि मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है? और एग्जामिनर क्या समझेगा, इस बात के लिए स्पष्ट रहिए कि हम इतना अच्छे से लिखेंगे, इतना अच्छा सेंटेंस फॉर्मेशन हमारा रहना चाहिए कि हम जो लिख रहे हैं एग्जामिनर को जो समझाना चाह रहे हैं वो समझ लें, ठीक है? और दूसरी बात, अपने हैंडराइटिंग पर आप लोग काम करिए। जिसका हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है ना, थोड़ा हैंडराइटिंग पर काम कर सकते हैं तो करिए, है ना? हर एक स्टेप पे थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करिए, ठीक है? थोड़ा स्लो होइए, लेकिन हैंडराइट कई बार ना, चूंकि जब हम बीए और एमए का क्वेश्चन कॉपी चेक करने का मौका कई बार हमें मिलता है, ठीक है? तो उस केस में मैं ये चीज ऑब्जर्व करते रहता हूँ कि जिसका हैंडराइटिंग अच्छा रहता है ना, अपने आप थोड़ा अट्रैक्ट भी कर लेता है कि हाँ, ये स्टूडेंट अच्छा होगा, ठीक है? तो जिनका हैंडराइटिंग थोड़ा सा सही नहीं है तो वो कोशिश करिए एटलीस्ट रीडेबल फॉर्मेट में तो लिखें। ओके, तो ये काम आप लोगों को करना है, ये काम मैं नहीं कर सकता। कंटेंट उसमें तो अच्छा होना ही चाहिए, ठीक है? तो वो काम मैं कराऊंगा कि कंटेंट के लेवल पर आप वर्क करें, ठीक है? तो चलिए एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं।
और आपको कहा गया था कि भाई आप जो है एक नोट्स भी भेजा गया है, उससे भी पढ़े रहे होंगे। कहा गया था कि आप जो है ये अ, जो सरल इतिहास है उसको भी देखेंगे, और भी कंटेंट धीरे धीरे मॉडिफाइड फॉर्म में मिलते रहेगा। ऐसा नहीं कि केवल उसी दोनों पर हम लोग रिलाई करेंगे, ऐसा कोई नहीं, हमारे पास बहुत सारा कंटेंट है। ठीक है, तो हमें जो बेस्ट लगेगा हम वो देंगे आपको। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी आपको दे देंगे, ऐसा करना नहीं है मुझे, है ना। तो मैं 4-5 सोर्स को पढ़ रहा हूँ, जो सोर्स मुझे ठीक लगेगा वो सोर्स आपको प्रोवाइड करूंगा। जैसे नामकरण को लेकर के और सीमांकन को लेकर के, आदिकाल के नामकरण को लेकर के काफी विवाद है। ठीक है, आदिकाल और रीतिकाल के नामकरण को लेकर के काफी विवाद है, तो हम उन दोनों पर अलग से बातचीत करना चाह रहे हैं। और आदिकाल का जो नामकरण है उससे प्रश्न आता है। ठीक है, कि भाई हो सकता है कि आदिकाल के नामकरण संबंधी विवाद स्पष्ट करें, है ना। या फिर ये भी हो सकता है कि जो जितने नाम दिए गए हैं, है ना, उन नाम में से आप किसके साथ ज्यादा अपने आप को, किस नाम को आप बेहतर तरीके से मानते हैं कि हाँ ये नाम सही है। जैसे विशेष तौर पे रामचंद्र शुक्ल का नाम और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम। ठीक है, तो हम इस पीडीएफ में आप देखेंगे कि एक निष्कर्ष पर भी पहुंचा जाता है कि हम किस नाम के साथ जाए। ठीक है, यहाँ देखिए, है ना, आदिकाल नाम से ही अविविध करना ज्यादा सही लग रहा है। ठीक है, तो ये जो है एक चीज तो समझ रहे हैं कि हमें यदि पूछ दिया जाए कि आप किस नाम के साथ ज्यादा कंफर्टेबल, आरामदायक महसूस करते हैं, या फिर ये नाम रखना ज्यादा सही क्यों है ना, विशेष तौर पे आदिकाल नाम रखना। रिकॉर्डिंग 1 मिनट देख लेता हूँ सही से हो रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, आदिकाल नाम रखना कहाँ तक सही है, या फिर इनमें से जो प्रचलित नाम है जैसे चारण काल, है ना, ये चारण काल हो गया, या फिर आप देखेंगे कि ये वीरगाथा काल हो गया, या फिर आदिकाल हो गया, विशेष तौर पर आदिकाल, है ना, ये नाम रखना कितना उचित है, या फिर ये नाम रखना कितना उचित है, या फिर चारण काल नाम रखना सही है या नहीं है। ठीक है, तो ये प्रश्न बन सकता है ना। या फिर बहुत से बहुत बनेगा तो सिद्ध सामंत काल राहुल संकृतायन क्यों कहते हैं, है ना, तो सबका उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ज्यादातर चांस यही है कि विवाद से संबंधित प्रश्न लेगा, है ना। लेकिन शब्द सीमा चूंकि कम है आपके पास, 100 वर्ड, 100 मुझे जहां तक लग रहा है, यदि चूंकि आज एलटी का बैच लॉन्च किया हो ना तो उसमें मैंने देखा कि शब्द सीमा 8 अंकों पे दे रहा है। आई थिंक 150 शब्द शायद। 1 मिनट में एक बार देख लेता हूँ। कोई ऐसे हैं जिनका एलटी भी निकला हो और ईएमआरएस भी निकला हो? कोई ऐसे हैं अभी जो जुड़े हुए हैं उनमें से? शायद नहीं, है ना। और एक चीज, एक फायदा ये है ना आप लोगों को कि यदि आप लोगों का ईएमआरएस फ्री हुआ है तो एक फायदा मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये फायदा वो है कि जिनका मैथ्स और रीजनिंग अच्छा था, ओके, उनका निकला है। तो इस चीज का लाभ उठा लीजिए कि जो प्योर 100% जिनका जो केवल और केवल हिंदी पर रिलाई कर रहे थे, उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस चीज का फायदा उठा लीजिए आप लोग, ओके। और मैं चाहता हूं कि भाई इसका फायदा अच्छे से उठाए, ओके। 200 शब्द जो है 10 अंक पर है। इस तरह से हम देखें तो हमारे पास 4 अंक है। ठीक है, तो कोई मुझे अपना मैथ्स लगा करके बता सकते हैं कि भाई 10 अंक पर हमें मिल रहा है, 10 अंक के लिए हमें लिखना पड़ रहा है 200 शब्द, तो 4 अंक के लिए कितना शब्द लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा? 4 अंक के लिए सर उसका आधा, सर 80 शब्द, 80 80, है ना। तो 80 मुझे लगता है कम हो। सर 80 शब्द, हाँ, 80 से 100 के आसपास लिखना ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, 80 से 100 शब्द ज्यादा सही रहेगा। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि ज्यादातर प्रश्न टिप्पणी करने लायक आएगा, कि उसमें बहुत ज्यादा नहीं लिखना है आपको। 100 शब्द का मतलब कितना हुआ? 1 पेज। हाँ सर वो हैंड राइटिंग के ऊपर डिपेंड हाँ, करेगा ना फिर सर। भी 1 पेज काफी है, 5 से 6 वर्ड एक लाइन में आप लोगों का आता है ना, तो 1 पेज काफी है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा तय करिए। लेकिन हम जो क्लास में करेंगे ना वो ज्यादा शब्दों के साथ करेंगे। कारण ये है कि एग्जाम में आपको कम याद आता है, और हम सप्ताह में मान लीजिए कि पर डे 2-2 क्वेश्चन यदि करते हैं तो कुल मिलाकर के 13-14 क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो एक दिन आपको क्या करना है कि 15 क्वेश्चन का टेस्ट दे देना है। ठीक है,
और वो 2.5 घंटे में देना है 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो ज्यादा सही रहेगा कि भाई आपका स्पीड और आपका माइंड दोनों मैच करेगा एग्जाम के पोटेंशियल से, अन्यथा नहीं हो पाएगा। कितने ऐसे साथी हैं जिनका कलम ही नहीं चल रहा है ना। अच्छा, मैंने कहा था कि क्वेश्चन लिखे, तो कौन कौन लिखा था? आयुषी, अंकिता छोड़ के, अंकिता शायद अंकिता, आयुषी तो ट्राई ही नहीं की थी। ये मार्केट में भैया। हाँ, तो जिनका हाथ नहीं चल रहा है वो हाथ चलाने की कोशिश करिए। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज आप लोग क्या करते हैं। आज हमारे बोलने के बाद, है ना, बताने के बाद कुछ लिखाता है कि नहीं आप लोगों से। ठीक, ओके। और मैं सोच रहा था कि भाई 1 घंटे क्लास के लिए इतना कौन पढ़ता है, मैं कई किताब पढ़ रहा था। ओके, तो मुझे ये कंटेंट ज्यादा सही लगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या आएगा। वही आदिकाल के नामकरण संबंधी विवाद पर प्रश्न आ सकता है, या फिर किसी एक नाम को देकर के पूछा जा सकता है कि ये कहां तक उचित है। ठीक है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि आप किस नाम के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हैं, है ना, और यदि ऐसी बात है तो वो नाम कहां तक उचित है। ठीक, तो इस 3 तरह का प्रश्न आ सकता है। ठीक है, सेकेंड टाइप के प्रश्न आने की संभावना ज्यादा है, तो देखते हैं कि क्या होता है। चलिए, ये सेक्शन जो दे रखा है, ये सेक्शन आपको पहले से याद होगा, है ना, ये सेक्शन पहले से याद होगा। इसमें से कुछ नाम ऐसे हैं जो ठीक है, कोई मतलब नहीं है। ठीक, ग्रियर्सन ने इसको चारण काल कहा है। ठीक है, मिश्र बंधु इसको प्रारंभिक काल, यहाँ आदिकाल भी लिख दिया गया है तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। ओके, शुक्ल जी वीरगाथा काल, टाइम फ्रेम के साथ याद रखेंगे शुक्ल जी का। ओके, 1050 से 1375, और ये संबत है। ठीक, द्विवेदी जी का टाइम फ्रेम के साथ याद रखेंगे, आदिकाल 1000 से 1400 ईस्वी। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को नहीं याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वीरकाल, है ना, विशेष नाम नहीं है। ठीक है, राम कुमार वर्मा संधि काल और चारण काल, राहुल संकृत्यायन सिद्ध सामंत काल, गणपति चंद्रगुप्त, है ना, प्रारंभिक काल, उन्मेष काल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, राम खेलावल पांडे, उद्भव काल, शंभुनाथ, ये सब नहीं इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए अभी कुछ और नाम आने वाला है। ठीक है, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज बप्पन काल कहते हैं, है ना, या फिर चंद्र शर्मा गुलेरी पुरानी हिंदी का काल कहते हैं। तो एक बार हम इस कंटेंट को देखते हैं। ओके, उसके बाद हम क्या क्या निकाल सकते हैं अपने उत्तर के लिए, सब देखेंगे। ठीक है, अभी तक तो हम जो बातचीत किए हैं उसमें किसी को आपत्ति है, कुछ है? सब ठीक है ना? जी सर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण एवं समय अवधि के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद देखा जाता है। साहित्यकारों तथा विद्वानों ने शोध, अध्ययन और साक्ष्य के आधार पर इस काल का जो नामकरण और सीमांकन किया है वो इस प्रकार है। ठीक है, तो आप चाहें तो इस प्रकार में से कुछ ही नाम आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और जिसको के बारे में कहा गया है ना, जैसे ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को इग्नोर कर रहे हैं हम, ये मिश्र बंधु को चाहे तो रख सकते हैं और ग्रियर्सन को रख सकते हैं, ये नाम आप बता सकते हैं। ठीक है, और चाहे तो आप शुरुआत में ही एक टेबल भी बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उपयुक्त नामों के अतिरिक्त महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज बप्पन काल कहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और राहुल संकृत्याय ने पुरानी हिंदी का काल कहा है ना, और ये भाषा परक नाम है। स्नातक सत्यकाम वर्मा ने इसे लोकोन्मुखी साहित्य का युग कहकर पुकारा है, कोई मतलब नहीं है ना। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल, ओके, कमल कुल श्रेष्ठ अंधकार काल, ये सब कोई मतलब नहीं है। मोहन अवस्थी आधार काल, ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब को इग्नोर मारेंगे। ठीक है, तो हम देखिए इस क्वेश्चन को शुरुआत करने के लिए हम ये स्टेटमेंट देने के बाद चाहे तो एक टेबल बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब भाई जो जो नाम आया है उसको बताना तो पड़ेगा ना कि ये सही है या नहीं है। तो देखिए वास्तव में हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का प्रयास सर्वप्रथम, जैसा हम जानते हैं, ग्रियर्सन ने किया। ग्रियर्सन ने इनका नाम चारण काल रखा। ओके, अब
इसको हम चाहे तो, इस लाइन को चाहे तो इग्नोर करेंगे, कोई मतलब नहीं है। ग्रियर्सन ने इसका नाम चारण काल रखा, जो एक प्रकार की चारणी और कवि वृत्ति का सूचक है, किंतु ग्रियर्सन का यह नाम अनुपयुक्त है। पहली बार, अब क्यों अनुपयुक्त है वो बताएंगे आप, ठीक है। और यही लिमिटेशन है, कई बार कह सकता है कि ग्रियर्सन के द्वारा दिया गया जो नाम है चारण काल, है ना, वो किस हद तक ठीक है, तो यही लिमिटेशंस बताएंगे आप। पहली बात तो यह है कि इसका जो वे समय बताते हैं उस समय चारण काव्य का कोई प्रमाण नहीं मिलता। दूसरा यह कि आदिकालीन वीर काव्य के रचयिता भट्ट ब्राह्मण थे, न कि चारण, गलती से इन्हें चारण समझ लिया गया। तीसरे यह कि इस नाम से केवल एक प्रवृत्ति का ही पता चलता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, यह बात कि चारण कह देने से केवल और केवल एक प्रवृत्ति का, यदि हमें बहुत शॉर्ट में लिखना होगा तो इस बात को कोट करेंगे, अन्य बातों को चाहे तो भूल सकते हैं, ठीक है। कि ठीक है, आदिकालीन साहित्य की शेष प्रवृत्तियां छूट जाती है, तो ये लाइन आप चाहें तो आराम से इसको नोट करके रखेंगे, है ना, कि चारण काल कहने से केवल एक प्रवृत्ति का ही पता चलता है और अन्य शेष प्रवृत्ति छूट जाती है, इस नाम से उनका द्योतन नहीं हो पाता है। इसकी अपेक्षा मिश्र बंधु का दिया हुआ नाम आदिकाल प्रारंभिक काल अधिक उपयुक्त है, किंतु ये प्रारंभिक काल आप चाहे तो लिखिए, आदिकाल पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं देने हैं मिश्र बंधु के संदर्भ में। किंतु यह एक परंपरागत सामान्य नाम है, जिससे किसी प्रवृत्ति, और देखिए इस नाम से, है ना, प्रारंभिक काल कह देने से किसी विशेष प्रवृत्ति का बोध नहीं होता है। आदिकाल नाम उन्होंने अनायास ही दे दिया था, और हिंदी कविता, चूंकि इस पर बात ही नहीं कर रहे हैं, आदिकाल इनके संदर्भ में बात ही नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम लोग छोड़ते हैं, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रवृत्ति विशेष के आधार पर इसे वीर गाथा, अब यहाँ मूल्य बात हो रही है ना, यहाँ से भाई क्योंकि शुक्ल जी की बात हो रही है तो क्यों ना हम इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। वीर गाथा काल की संज्ञा से अभिहित किया है। इसके पीछे का तर्क उन्होंने इस तरह से दिया है कि प्रकृति की अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। अभ्रंश तथा प्राकृत भाषा हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण से चलता है, लगता है। मूंज और भोज के समय ये सब शुक्ल जी जब आप पढ़ रहे होंगे तो शुरुआती ही पंक्तियां हैं, आपको याद हो तो। कितने लोग हैं जो शुक्ल जी पढ़ रखे हैं? गायत्री को छोड़कर, शायद गायत्री पढ़ी होंगी ना, गायत्री तो पढ़ी होंगी। जी सर, पढ़ा हुआ। हाँ, गायत्री पढ़ी होंगी। बाकी और कोई पढ़े हैं शुक्ल जी को? कंचन थोड़ा थोड़ा पढ़ रही होंगी। जी सर, हम भी पढ़े हैं। अच्छा, अंशुम, ठीक है। हाँ, तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये चीज शुक्ल जी से ही उठाया गया है, ठीक है। अतः साहित्य का आदिकाल संवत 1075 से 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर के कुछ पीछे तक माना जाता है। पुनः उन्होंने लिखा कि आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्षों के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाइयों आरंभ होती है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बंधी हुई पाते हैं। राजश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों और गाथाओं का वर्णन करते हैं, और यह प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य कर इन्होंने, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, वीर गाथा काल का, ठीक है। अब देखिए शुक्ल जी खुद ही कंट्राडिक्ट कर दिए बात को, ठीक है। देखिए इन्होंने कह दिया कि आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्षों के भीतर जो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। लेकिन ये बात तो कह रहे हैं ना कि यहाँ धर्म संबंधी बातें हो रही थी, नीति संबंधी बातचीत भी हो रही थी, श्रृंगार संबंधी बातचीत भी हो रही थी, और वीर, तो इस सभी प्रकार की रचना, इस तरह के सभी प्रकार की रचना आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो केवल और केवल एक चीज पर ये वीर गाथा काल पर फोकस हो रहा है। हालांकि वही कह रहे हैं कि मुसलमानी आक्रमणों के बाद ऐसी स्थिति आई, लेकिन खुद ही कह रहे हैं कि धर्म, नीति, श्रृंगार आदि की बातचीत हो रही थी, है ना। तो ये नाम भी आपको तर्कसंगत नहीं लगेगा, ठीक है। शुक्ल जी का उक्त नामकरण तर्कसंगत है, किंतु इससे भी आदिकाल की शेष प्रवृत्तियों का बोध नहीं होता, है ना। तो आप यही बात कह सकते हैं कि शुक्ल जी के द्वारा स्वयं ही कहा जा रहा है कि धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में लिखी जा रही थी, और मुसलमानी आक्रमण के बाद, है ना, वीर रसात्मक रचनाएं ज्यादा लिखी गई, इसीलिए इसे हमने वीर गाथा काल कर दिया।
लेकिन केवल और केवल इस नाम के कह देने से केवल एक प्रवृत्ति का ही बोध हो रहा है, शेष प्रवृत्ति का बोध नहीं हो पा रहा है, जो कि हमने कहा और देखा था, एक व्यक्ति और आया था जिन्होंने ऐसा नाम डाला था, है ना, कहा सर ग्रियर्सन। ग्रियर्सन के यहाँ चारण काल के वजह से, है ना। आप लोग का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, अन्यथा क्या आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं ये भी तो पता होना चाहिए मुझे। दूसरे की उनके द्वारा शेष सिद्धों और नाथों आदि जैनों के साहित्य को धार्मिक और सांप्रदायिक कहकर साहित्य की कोटि से बाहर कर देना उचित नहीं लगता, जिसका विरोध करते हुए आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी ने सही कहा है कि केवल नैतिक और धार्मिक या आध्यात्मिक उपदेशों को देखकर हम ग्रंथों का साहित्य सीमा से बाहर निकालने लगेंगे तो आदि काव्य से ही हाथ धोना पड़ेगा, से भी हाथ धोना पड़ेगा, तुलसी रामायण से भी अलग होना पड़ेगा और जयसी को भी दूर से दंडवत करके विदा करना होगा। अब देखिए, आपसे मान लीजिए एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि विशेष तौर पे मैंने कहा ना कि ज्यादातर प्रश्न किसको लेकर के आएगा, है ना, इस नाम को लेकर के आएगा, इस नाम को लेकर के आएगा और इस नाम को लेकर के, अधिकतर प्रश्न यही तीन नाम को लेकर के आएगा। ठीक है, कि भाई चारण काल से कहाँ तक आप सेटिस्फाइड हैं, या वीर गाथा काल कहना कहाँ तक सही है, आदि काल कहना कहाँ तक सही है। ठीक है, तो यदि पूछ लिया जाता है कि वीर गाथा काल कहना कहाँ तक सही है, तो आप हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के तर्क का सहारा लेकर कहेंगे कि वीर गाथा काल नाम रख देना बहुत सही नहीं है। एक हद तक सही है ना। मुसलमानी आक्रमणों के बाद वीर रसात्मक रचनाएं लिखी जाने लगी, वो काफी संख्या में है, लेकिन उससे पहले की प्रवृत्ति या अन्य प्रवृत्ति, है ना, इसमें कवर नहीं हो रहा है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखते हुए, और ये तर्क आपके पास है, ठीक है, कि केवल नैतिक और धार्मिक या आध्यात्मिक उपदेशों को देखकर यदि हम ग्रंथों को साहित्य की सीमा से बाहर निकालने लगे तो हमें आदि काव्य से तो हाथ धोना ही पड़ेगा, तुलसी रामायण से भी अलग होना पड़ेगा, जैसी को दूर से दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा, है ना। साहित्य और उनके इतिहास का क्रमबद्ध सम्यक अध्ययन करने के लिए इन रचनाओं को विशुद्ध साहित्य न मानकर इनकी अवहेलना नहीं की जा सकती। ओके, शुक्ल जी ने जिन 12 ग्रंथों के आधार पर इनका नामकरण किया वो इस प्रकार है, जिसका जिक्र आप इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ, आप चाहें तो इन शुक्ल जी के पक्ष में बात करनी है तब तो ये रासो काव्य है आपके पास, या वीर रसात्मक काव्य है, लेकिन शुक्ल जी के खिलाफ यदि बात करनी हो तो आपके पास खुसरो की पहेलियां या विद्यापति पदावली है। ठीक है, जैसे देखिए ये यहाँ बात की गई भी होगी, ऐसा नहीं कि नहीं की गई है। उक्त रचनाओं में खुसरो की पहेलियां अच्छा नीचे देखिए वही बात है, विद्यापति पदावली और बीसल देवरासि को स्वयं ही शुक्ल जी ने वीर गाथा से अलग कर दिया। लेकिन यदि देखा जाए प्रसिद्धि के स्तर पर, क्या खुसरो की पहेलियां कम प्रसिद्ध थी क्या, ये विद्यापति पदावली कम प्रसिद्ध थी? तो आप कहेंगे नहीं, ऐसी बात तो थी नहीं, है ना। तो अपने आप शुक्ल जी गलत हो रहे। अपभ्रंश भाषा के आरंभिक 4 कृतों को उन्होंने जानबूझकर ग्रहण किया। यद्यपि शुक्ल जी ने आदिकाल का सम्यक अवगाहन करने का प्रयास किया, फिर भी उनका वीर गाथा काल नाम आदिकालीन सभी काव्य प्रवृत्तियों का द्योतन नहीं कर पाता। यह अवश्य है कि आदिकाल के बाद वीर गाथा काल ही इस काल का खंड का दूसरा सबसे लोकप्रिय नाम है। ठीक है, तो ये चीज इस सेक्शन को आप बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, जहां से शुक्ल जी की बातचीत हो रही है, क्योंकि प्रश्न शुक्ल जी से बन सकता है। ठीक है, तो आपके पास तर्क है कि शुक्ल जी का जो वीर गाथा काल है किस हद तक सही है और किस हद के बाद किस सीमा, उनकी सीमा क्या है, सीधी सीधी बात कह लिया जाए तो सीमा क्या है। आप इस पॉइंट को याद रखेंगे, किस पॉइंट को, खुसरो और विद्यापति वाले पॉइंट को आप याद रखेंगे, जैन साहित्य को, सिद्ध साहित्य को, नाथ साहित्य को। ठीक है, केवल और केवल रासो काव्य को ही तो कवर कर रहा है। यदि देखा जाए तो शुक्ल जी का वीर गाथा काल केवल और केवल रासो काव्य, और इन्होंने जो जिसकी बातचीत की है ना, उसमें से मुख्य 2 रचना गायब हो जा रही है, सिद्ध नाथ अलग से गायब हो जा रहे हैं, पूरे के पूरे गायब हो जा रहे हैं, है ना। तो द्विवेदी जी का तर्क याद रहेगा कि नहीं? सर ये जो 12 रचना है ना, इसके नीचे वाला आप थोड़ा सा फिर से समझा दीजिए ना। 12 रचना में लिखा गया है कि उक्त रचनाओं में खुसरो की पहेलियां और विद्यापति पदावली और विशल देवरासे को स्वयं ही शुक्ल जी ने वीर गाथा से अलग रखा है ना। आप जानते हैं कि विशल देवरासों के बारे में शुक्ल जी लिख रखे हैं कि यहाँ श्रृंगारिक भावना है ना। आप लोग याद किए होंगे सरस्वती पढ़ने में या जहां भी। ओके, पहेलिया में तो वीर रस है नहीं, या विद्यापति पदावली में तो श्रृंगार की मौजूदगी है, और इसीलिए शुक्ल जी इन्हें श्रृंगारिक कवि भी कहते हैं। ओके, कुछ लोग नागिन की लहर और तमाम बातें कह रहे हैं। ओके, तो वीर रसात्मक चीज यहाँ नहीं देख पा रहे ना,
वीर गाथा काल की कहेंगे तो वीरता। वो उन्होंने वीर गाथा की रचना में रखा है ना क्या? सर। इन सब में तो वीर रसात्मक चीजें नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी इन्होंने ऊपर लिखा हुआ है ना कि वीर गाथा काल की कुछ रचना इस प्रकार है, ये 12 को हाँ, तो उन्होंने वीर गाथा काल की रचना कुछ इस प्रकार है, लेकिन शुक्ल जी तो इन्हें वीर गाथा के अंतर्गत नहीं रख रहे हैं ना। विद्यापति पदावली में कौन सी वीरता है? ये खुसरो की पहेलिया में कौन सी वीरता है? नहीं, वीरता सॉरी वीरता नहीं है, सर लेकिन कहने का मतलब है उसको उस कैटेगरी में क्यों रखे हैं अगर है नहीं तो? उसके आधार पर ही नाम क्यों रखे हैं, अगर उसमें नहीं है अच्छा, तो ये हम तो इस बात को लेकर के शुक्ल जी दो तरीके की बात किए हैं, हम आपको समझाए भी थे, है ना। शुक्ल जी दो आधार पर इसको सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। एक क्या है कि एक तरह की रचनाओं की प्रचुरता, ठीक है, संख्या के आधार पर, रचनाओं की प्रचुरता संख्या के आधार पर, ठीक है, और हाँ याद है। प्रसिद्धि के आधार पर, ठीक है। तो ये दोनों रचना जो है, ये खुसरो की पहेलियां या विद्यापति पदावली प्रसिद्धि के आधार पर है। आपको याद है ये बात? यदि आप शुक्ल जी का किताब पढ़े होंगे तो ये बात उन्होंने कोट किया है, ठीक है। आप चाहे तो मैं वो स्टेटमेंट पढ़ के सुना दूं, ठीक है, मुझे समय देंगे तो वो स्टेटमेंट मैं पढ़ के सुना देता हूँ, जिससे कि आप लोग के लिए और कि कम कम जैसे 3 4 करके 20 मिले, और अगर एक ही ढंग का 10 मिले तो 10 वाला को ज्यादा मान्यता दिया जाएगा। ये बात याद है ना, बताया गया था। हाँ हाँ और जिन्होंने शुक्ल जी वाला बैच लिया उन्हें तो पता ही होगा। ओके, फिर भी मैं बता देता हूँ, कोई ना। अब चाहिए सिलेक्शन, मैं वो स्टेटमेंट पढ़ देता हूं जिससे कि थोड़ा सा और आप आसानी से समझ पाएंगे। देखिए ये स्टेटमेंट है, अच्छा मैं स्क्रीन पर ले लूं तो ज्यादा सही रहेगा ना, स्क्रीन पर ले लेता हूं, ठीक है। देखिए जितना आप लॉजिकल रहेंगे उतना अच्छा मेंस जाएगा आपका, ठीक है, तो आप लोग लॉजिकल होइए। देखिए इस पुस्तक में जिस पद्धति का अनुसरण किया गया है उसका थोड़े में उल्लेख कर पहले काल विभाग को लीजिए। जिस काल के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी वह एक अलग काल माना गया, है ना। तो यही विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई दी पड़ी। एक तो रचनाओं की प्रचुरता है, ठीक है, कि कवि क्या कर रहे हैं, है ना। मैंने एक कहा था, यदि आपको याद होगा तो शुक्ल जी एक तो कवि के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, है ना, कि कवि लोग क्या सोच रहे हैं, और एक दूसरी बात सोच रहे हैं जनता के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, कि जनता क्या सोच रही है, ठीक है। देखिए एक तो प्रचुरता हो गई, प्रचुरता का संबंध कवियों से, ठीक है, वो एक अलग काल माना गया, उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया। इसी प्रकार काल की एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बनाया जा सकता है। किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय है कि दूसरे ढंग की रचनाओं में चाहे कितनी रचनाएं मिलकर भी उसके बराबर न होंगी। जैसे यदि किसी प्रकार के प्रत्येक ढंग की 5 ढंग की रचनाएं हैं, है ना, और ये आपको दे रखा है 10 5 6 7 जो भी है ना, क्रम में मिलती है, तो जिस ढंग की रचना की 10 पुस्तकें हैं उनकी प्रचुरता कही जाएगी, है ना। ये 10 हो गई, एक ढंग की, दूसरे ढंग की, तीसरे ढंग की, चौथे ढंग की, पांचवें ढंग की, ठीक है। तो एक ढंग की 10 है, ठीक है, और बाकी ढंग को आप जोड़ लीजिए, ऑब्वियस सी बात है 10 से अधिक होगा ना, ओके। लेकिन प्रचुरता इसकी है, कवियों ने इस तरह की रचना ज्यादा लिखी है, ओके। तो हम यदि किसी काल का नाम देंगे या उनकी प्रवृत्तियों को सेट करेंगे तो हम इनके अनुसार से तय करेंगे या इनके अनुसार से तय करेंगे? पहला वाला सेक्शन के अनुसार तय करेंगे। तो शुक्ल जी जो आप कह रहे थे ना, प्रश्न आपका जो प्रश्न था, एक तो उत्तर मिल गया, हाँ। यद्यपि शेष ढंग की सब पुस्तकें मिलकर 20 है, यह तो हुई पहली बात। दूसरी बात है ग्रंथों की प्रसिद्धि, और मैंने कहा था कि दूसरा एस्पेक्ट क्या है, जनता क्या स्वीकार कर रही है ना। अब जनता पृथ्वीराज दास को खोल के पढ़ने नहीं लगेगी, लेकिन जनता खुसरो की पहेलियां खूब पढ़ेंगी, है ना। जनता विद्यापति पदावली को गाएगी, है ना। किसी काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी। एक मिनट, किसी काल के भीतर जिस एक ही ढंग के बहुत से अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध होते चले गए, उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी, चाहे वह दूसरे ढंग की अप्रसिद्ध और साधारण कोटि की बहुत सी पुस्तकें भी इधर उधर कोने में पड़ी मिल जाए। प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति, ये देखिए लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है,
तो यही मैंने कहा था ना कि शुक्ल जी दो तरीके से बात कर रहे हैं, है ना, कवियों का कवि कर्म क्या है और जनता क्या सोच रही है। ओके, तो दूसरी बात जो आप कह रहे थे ना वो यही चीज है, आदिकाल का नाम मैंने वीरगाथा काल रखा। ओके, सारांश यह है कि इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर तो आपके पास एक चीज तो आ गया ना, यदि वीरगाथा काल नाम देना होगा, है ना, तो शुक्ल जी विशेष तौर पर किसके आधार पर दिया है, ग्रंथों की प्रचुरता के आधार पर दिया है, और उसी स्थिति में क्या हुआ, प्रसिद्धि वाली एस्पेक्ट जो है वो उसमें समा नहीं पाया, इसलिए उन्हें फुटकल धारा या फुटकल श्रेणी बनाना पड़ा। ठीक है, ये बात समझ आ गई आप लोगों को? जी सर। जी सर। देखिए आपके पास यदि ये क्षमता है कि हम शुक्ल जी को समझ सकते हैं, ठीक है, तो आप लोग अभी कोशिश करिए कि शुक्ल जी को एक बार और पढ़ लें, विशेष तौर पे कवि वाइज पढ़िए, है ना। अभी वो समय नहीं है कि आप एक एक करके पढ़ें, है ना, भूमिका पढ़िए, कवि को पढ़िए। जैसे अब आदिकाल पढ़ेंगे तो पृथ्वीराज रासो को कर लीजिए, उसके बाद विद्यापति और आ, किसको कर लेंगे, खुसरो को कर लेंगे। ऐसे ही भक्ति काल पढ़ेंगे तो ऐसे यहाँ सूफी काव्य में आप जैसी को पढ़ लीजिए, निर्गुण में आप कबीर को पढ़ लीजिए, रैदास को पढ़ लीजिए। ओके, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते और भूमिकाओं को पढ़ते चलिए, हर काल की भूमिका के शुक्ल जी लिख रखे हैं। जैसे रीति काल की भूमिका कल मैंने उस बैच में पढ़ाया था, राम ये नेट वाले बैच में। ओके, तो वहाँ बहुत कुछ पता चल रहा था स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो आप लोग भी पढ़ने का कोशिश करिए, है ना। और देखिए आप लोग उस श्रेणी में आ चुके हैं जहां मान लिया जाएगा कि आप लोगों का दिमाग विकसित हो चुका है। पर मुझे नहीं लग रहा सर। अरे हो जाएगा। सर सर हो तो इंटरप्ट करने के जाएगा, लिए सॉरी समय सर, बहुत कुछ कम पूछना मिल था। रहा है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर पूछ रहा था कि जैसे सर जैसे कि आदिकाल है या फिर भक्ति काल है सर, इसका अगर सर मतलब कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन का सर अगर हम अपना मॉडल एक क्वेश्चन बना लें, मतलब क्वेश्चन आंसर बना ले, तो सर वो मतलब मोर देन इनफ होगा? देखिए आदि सर काल में ना बहुत से बहुत 10 प्रश्न बनेगा। भक्ति काल में मुझे लगता है कि 20 प्रश्न तक बन सकता है। भक्ति काल से उससे भी अधिक प्रश्न बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न मुझे लगता है कि भक्ति काल से पुट अप किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आगे रीति काल से बहुत कम प्रश्न बनना है। सर एक क्वेश्चन और था सर, जैसे ना कि सर सिलेबस में जितना टॉपिक है मतलब ग्रामर मिला करके, तो सर वो मतलब 15 क्वेश्चन में सर सबको तो शामिल करेंगे ही, मुझे लग रहा है जहां तक। हाँ हाँ 15 क्वेश्चन रहेगा, उसमें कुछ प्रश्न व्याकरण के भी रहने वाले हैं। सर ग्रामर भी उस बेस पे आएगा क्या, पूरा थ्योरी बेस पे? अगर कुछ हो क्वेश्चन सकता है, ऐसा आ गया तो? हो सकता है आपको कह सकता है कि दीर्घ स्वर संधि हमें समझा दे, है ना, स्वर संधि क्या है, इनके भेदों को स्पष्ट करें। इस तरह का प्रश्न बनाया जा सकता है ना। हम्म। क्योंकि आपको ना स्टूडेंट को वही पढ़ाना है, आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाने नहीं आ रहे हैं, आपको कोई स्कूल में पढ़ाने जाएंगी और वहां तो बच्चों को ग्रामर भी पढ़ाना है, इसीलिए ये काम करवाया जाएगा। ठीक, तो मैंने ये काम किया है इसमें विशेष तौर पे जो व्याकरण वाला सेक्शन है ना, उसमें आप देखेंगे कि ये तो जो भी है, लेकिन यहाँ से संधि बहुत अच्छे से बता दिया गया है आप लोगों को। ये देखिए संधि, तो संधि वाला सेक्शन थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इससे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि भाई हम ये लिखेंगे कैसे। ठीक है, एग्जाम में तो आप जब बताने के तरीके से समझ जाएंगे कि हमें कैसे लिखना है। बाकी हम प्रश्न देंगे, देखते हैं कि आप लोग क्या करते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लिया जाए, ज़्यादा सही रहेगा। अभी तक जो बातचीत किए हैं वो बात आपके दिमाग में जा चुकी है। जी सर। लॉजिक ध्यान में रखिएगा, जितना लॉजिकल रहेंगे उतना अच्छा उत्तर बनेगा आपका। ठीक, विशेष तौर पर विवादों पर ज्यादा फोकस करिए। जब हम बीएमए के दौरान रहते हैं, ओके, तो जितनी विवादें होती हैं यदि आप कॉपी में पुट कर रहे होते हैं तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलता है। ठीक, जैसे बीए फर्स्ट ईयर में मैं मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था विवाद कहाँ है नहीं है। ओके, लेकिन जैसे थर्ड ईयर तक जाते जाते टीचर हमारा मार्क्स काटने पर सोचते थे कि इनका यदि मार्क्स काट लिए तो फिर बवाल कर देगा। ओके, इसीलिए अधिकतर कॉपी में देखता था कि भाई बहुत अच्छे मार्क्स दिए गए हैं थर्ड ईयर में जाते जाते। ठीक है, नहीं भाई सिंपल सी बात है, विवादों पर फोकस करना है।
आप तर्क दीजिए। अब ये नाम जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आदिकाल नाम जो है, क्योंकि आदिकाल का नाम आदिकाल ही है, तो ये नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लॉजिक दिया जा रहा है, इन लॉजिक को ही ध्यान में रखेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का आदिकाल में, और ये पुस्तक उनकी है और संभवतः नहीं, मैं पढ़ लिया हूं संयोग से, ओके, आदिकाल नामकरण की सर्वाधिक सार्थकता पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि यह नाम काफी हद तक सार्थक है। इस नाम से आदिकाल के अंतर्गत आने वाली सभी धाराओं की प्राप्त सामग्रियों का समावेश तो है ही, हो ही जाता है। इस नाम से उस व्यापक भूमि की ओर संकेत, तो आपको देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, वही बात आपको कॉपी में पुट करना है कि जितनी धाराएं थी, उन धाराओं से जो भी सामग्री प्राप्त हुई है, सभी का समावेश हो जा रहा है। उसके बाद इस नाम के साथ व्यापक भूमिका आ जाती है। इसका मतलब है कि यह नाम जो है एक व्यापक पृष्ठभूमि लेकर के आती है कि इसमें कुछ छूटेगा ही नहीं, है ना, जिस पर आगामी साहित्य खड़ा हुआ है। भाषा की दृष्टि से इस काल के साहित्य में अपभ्रंश अभट्ट देसी भाषा काव्य के आदि रूप का बोध होता है। तो आदि मतलब शुरुआती रूप का पता चलता है। तो भाव की दृष्टि से इसमें भक्ति काल से आधुनिक काल तक की सभी प्रमुख प्रवृत्तियां प्रारंभिक स्वरूप खोज सकते हैं, है ना। तो आगे जितना काल आता है, उन काल की प्रारंभिक प्रवृत्तियां आप तो भाव के आधार पर भी और भाषा के आधार पर भी यहाँ देख पा रहे होते हैं। जहां तक इवन ये रीतिकाल की जो प्रवृत्ति है, तो आप बताइए कि रीतिकाल की कौन सी ऐसी प्रवृत्ति है जो आप ये आदिकाल में भी देख पाते हैं? कोई ऐसी प्रवृत्ति है? आश्रयदाताओं का, आश्रयदाता जो चारण वाली बात है ना। दूसरी बात, श्रृंगारिक रचना भी हो रही है ना। विद्यापति जो मौजूदगी है, कृष्ण की मौजूदगी है, या विद्यापति पदावली को देखते हैं तो वहां श्रृंगारिक रचनाएं हैं कि वो श्रृंगारिक रचना है कि नहीं है। तो रीतिकाल पूरा का पूरा श्रृंगार को लेकर के चला है और चारण के गुण उसमें मौजूद हैं। तो ये चीज आप देखेंगे। भक्ति काल में क्या भक्ति परक रचनाएं नहीं हो रही है आदिकाल में? हाँ सर है, ठीक है। लोक से भी जुड़ाव है। तो जितनी आगे चीजें हुई हैं, है ना, सभी चीज का आदि रूप आप देखेंगे, भाषाई स्तर पर भी देखेंगे, ओके, इसलिए यह नाम उपयुक्त हो जाता है। तो यही सब पॉइंट आप कोट करेंगे। तो भाव, और देखिए एक चीज और कि आप जैसे हम ना एक्सपेरिमेंट भी कर रखे हैं कि एग्जामिनर कब नंबर देता है। तो कुछ क्वेश्चन पॉइंट वाइज लिखना होगा और कुछ क्वेश्चन आपको पैराग्राफ वाइज लिखना होगा। जैसे इस क्वेश्चन को आप पॉइंट वाइज नहीं लिख सकते, विवाद जब भी होगा तो पॉइंट वाइज नहीं लिखा जा सकता है। लेकिन जब कंपैरिजन करना है, उस केस में पॉइंट आप लिख सकते हैं। जैसे आप में से किसी ने भेजा था, शायद अंशु का ही था शायद, ओके, जिसमें मैंने कहा था नाथ और सिद्धों के बीच 3 अंतर बताइए, ओके। तो वहां आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, वो ठीक है। लेकिन जब विवाद की बातचीत होगी तो वहां पॉइंट न लिख करके आप पैराग्राफ लिखेंगे, ओके। तो ये सब भी ध्यान रखना। जहां तक रचना शैलियों का प्रश्न है, उनके भी वे सभी रूप जो प्रवर्ती काव्य में प्रयुक्त हुए हैं, यहाँ अपने आदि रूप में पाए जाते हैं। तो काव्य शैलियों का, भाषाओं का, ठीक है, सभी आदि रूप आप आदिकाल में देख पा रहे हैं। इस काल के आध्यात्मिक, श्रृंगारिक तथा वीरता की प्रवृत्ति का ही विकसित रूप प्रवर्ती साहित्य में मिलता है। अतः आदिकाल ही सर्वथा इस काल का सर्वाधिक समीचीन और व्यापक और उपयुक्त नाम है, ठीक है। तो आपको कहा जाएगा ना कि आप किस नाम से अधिक सहमत हैं, तो आपको हमेशा और हमेशा किस नाम के साथ सहमत रहना है आदिकाल के संदर्भ में? सर आदिकाल नाम के साथ, आदिकाल ही नाम से आपको सहमति व्यक्त करना है और आपके पास लॉजिक मौजूद है ना। तो उन 3-4 लॉजिक को ध्यान में रखेंगे और लिख देंगे, ठीक है। कितना भी कुछ कह ले, हाँ सर एक क्वेश्चन था सर, जैसे मतलब कि अपना एक थॉट सर हमें बनाना है, जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी उसको आदिकाल कह रहे हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल उसको वीरगाथा काल कह रहे हैं। तो सर मतलब हमको एक अपना एक पॉइंट तो बनाना है ना सर, कि हम यहाँ पे किस पे स्टैंड कर रहे हैं। जैसे कि सर भक्ति काल को लेकर के आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि मुसलमानों के आक्रमण के कारण ही भक्ति का उपज हुआ, लेकिन सर उसमें फिर ये भी है कि अगर ऐसा होता तो उत्तर में होता, दक्षिण में, दक्षिण से जैसे भक्ति काल कैसे आया। तो सर इसमें हम क्या स्टैंड लें, ये हम पूछ रहे थे। देखिए स्टैंड एक तरह से आपको कुछ नहीं लेना है, ठीक है। स्टैंड जिस भी स्टैंड के साथ, जैसे आप वहां भक्ति काल के उदय को लेकर के जब भी बातचीत होती है तो आप वहां मिला जुला स्टैंड लेना पड़ेगा। हम वहां शिव कुमार मिश्र का एक कुछ बातें हैं वो मैं भेजूंगा, ठीक है, तो बात कर लेंगे। लेकिन अभी की जो बात है इसमें
तो कहाँ स्टैंड, कौन सा स्टैंड लेंगे आप, वीर गाथा काल वाला स्टैंड लेंगे या फिर आदिकाल वाला स्टैंड लेंगे? सर जैसे आप सर आदिकाल का स्टैंड लेंगे, लेकिन सर क्वेश्चन अगर ये पूछा कि अगर वीर गाथा काल अच्छा रामचंद्र शुक्ल कर रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, तो सर इसमें तो हमको अपना फिर पॉइंट देना होगा कि क्यों क्यों मतलब क्यों वीर गाथा काल वीर कहा जा गाथा रहा है। काल क्यों कह रहे हैं उसके पीछे इन्होंने पॉइंट दे दिया है कि भाई हमने यहाँ इन रचनाओं में वीरता पर चीजें देख रखी हैं, है ना। यदि कीर्तिलता आप पढ़ रखे हैं, पढ़े नहीं होंगे एमए के दौरान में, वैसे है बीएचयू के सिलेबस में, ठीक है, या फिर आप परमाल रासु पढ़ रखे हैं, तो ये कुछ कुछ पंक्तियां आपको याद भी होंगी। परमाल रासु की पंक्ति याद है कुछ? सर वही ना कि 12 वर्ष कुकुर जी, ये तो हाँ परमाल रासु में ही है ना। हाँ, निकाल सकते हैं उसको। ऐसे ही पृथ्वी रासु का कथानक आपको याद होगा। सर याद तो नहीं है फिलहाल। फिर भी कुछ तो असंयोगिता को हरण कर लिया जाता है, जयसन से झगड़ा, ऐसा कुछ। ठीक है, कोई नहीं, कम से कम ये पॉइंट तो याद है ना, भूमिका भी देखेंगे। यस सर। ठीक है, तो ये जो सर कोटेशन याद करना पड़ेगा। कोटेशन कुछ याद करिए, और मैं कह रहा हूं कि कोटेशन यदि आप डालेंगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक, शुक्ल जी की यदि बात कर रहे हैं शुक्ल जी का, तो कोटेशन यदि आप डाल देते हैं, इसीलिए कोटेशन भी सर कोटेशन में सबसे बड़ा नहीं सर, दिक्कत यही होता बीए है सर कि और वो बीए एमए में था, हम लोग कोटेशन डाल के ही लिखते थे। तो नंबर मिलता था कि नहीं? हाँ सर, अच्छा नंबर मिला है। वही कह रहा हूँ ना, बीएमए के दौरान आपने कोटेशन डाला तो नंबर अच्छा मिला, तो ये काम आप जी सर। करेगा, कुछ कोटेशन आप डालिए। ठीक है, जैसे यहाँ ये पॉइंट जो है, जब शुक्ल जी कह रहे हैं कि हम इसको वीरगाथा काल कहेंगे, ओके, तो इसके पीछे पॉइंट देते हैं ना कि मुसलमानों की चढ़ाइयों के आरंभ होता है, चढ़ाई जब आरंभ होता है तो हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बनती हुई पाते हैं, है ना। राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन करने लगते हैं, तो यही बात है, ठीक है, कि मुसलमानी आक्रमणों के बाद जितने राजाश्रित कवि थे वो राजाओं के गाथाओं का वर्णन करने लगते हैं, और आपके पास पृथ्वीराज रासो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, कोई नहीं, अभी आराम से रहिए, अभी शुरुआत ही है, बहुत सारे ऐसे कोटेशन आएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मैं मेरा अपना जो ओरिजिनल किताब है, मैं अपनी तैयारी के दौरान जो पढ़ रखा हूँ, ठीक है, तो उस किताब से कोटेशंस निकाल के दिया जाएगा। ठीक, जो नया मैं लिया हूँ शुक्ल जी की किताब, उसमें तो अंडरलाइन नहीं है, अंडरलाइन सारा ऐप पर है, लेकिन मैं अपनी तैयारी के दौरान जो पढ़ रखा हूँ, ओके, बहुत सारे कोटेशंस दिए जाएंगे आपको, जिससे कि आप वेरीफाई करते रहें और कोशिश करिए कि ये कोटेशन डालें, ओके, और हूबहू याद करने की कोशिश करिए, है ना। समझना एक बात है, समझ भी लेंगे, ठीक है, लेकिन कोटेशन यदि हूबहू याद रहता है तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक, तो हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश कर लेते हैं। तो भाई आदिकाल में व्यापकता, सभी धाराओं का समावेश, भाषाओं का प्रारंभिक रूप, रचना शैलियों का प्रारंभिक रूप, ओके, तो यही सब बताना है आपको, और इस वजह से हमने इसका नाम आदिकाल रखा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरकाल के संदर्भ में शुक्ल जी का ही अनुगमन किया है, इसमें कोई नवीनता नहीं है, ऑब्वियस सी बात है ना। वीरगाथा का को वीरकाल कह दिया, कौन बड़ी बात है, केवल नाम की नवीनता अवश्य है। वीरगाथा काल का छोटा नाम ठीक वैसे ही है जैसे संत काव्य प्रेम काव्य, है ना, संत काव्य प्रेम काव्य। उन्होंने लिखा है कि इस काल में वीर पुरुषों की गाथाओं का वर्णन करने वाले ग्रंथ अधिक मिलते, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, और आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। ओके, यदि आदिकाल को वीर काल गाथा न काल न कहकर वीर काल या संक्षेप में वीररस काल या वीर काल कह दिया जाए तो कोई हानि नहीं है। भारतीय दृष्टि से साहित्य का काव्य का प्रतिपाद भाषा भाव या रस ही होता है। स्पष्ट है कि मिश्र जी रसवत दृष्टि से इसका नामकरण किया है, तो ये सेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये इन्होंने वीरकाल नाम दिया और इसमें शुक्ल जी का ही अनुकरण किया है, और लॉजिक वॉजिक देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, तो क्यों अपना अपना जितना वर्ड कम खर्च करेंगे वो आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि आपको 80 से 100 के वर्ड के आसपास में लिखना है, यदि 4 अंक का आ गया तो। ठीक है, और ऐसा ही कुछ करेगा, क्या ही करेगा, यदि बराबर बराबर अंक देगा, है ना, 15 क्वेश्चन यदि पूछेगा तो 4 4 अंक का देगा।
चलिए, राम कुमार वर्मा, हाँ देखिए मैंने कहा था कि भाई जो भी नाम आ रहा है, ये नाम आ रहा है उसमें राम कुमार वर्मा का नाम, जो संधि काल और चारण काल शुक्ल, ये आप ही याद कर रखे हैं, राम ये कहाँ याद किए हैं, स्वस्ति पांडे में याद कर रखे हैं, तो उसके लिए क्या लॉजिक दिया जाता है थोड़े से देख लीजिए। राम कुमार वर्मा ने इसे दो छोटा छोटा नाम दिया है, संधि काल 750 से 1000 संबत ही है, चारण काल 1000 से 1375। एक तरह से देखा जाए तो लगभग लगभग शुक्ल जी का ही कॉपी करके बस बात अलग कर दी है, और शुक्ल जी जो जिसको वीर गाथा काल कह रहे हैं, है ना, उसको ये चारण काल कह रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो, है ना। और वही शुक्ल जी भी तो इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं ना कि राजाश्रित कवि ऐसा करने लगे, तो राजाश्रित कवि ऐसा करने लगे, इसका मतलब यही टाइम फ्रेम तो है। शुक्ल जी के यहाँ 1050 से 1375 है, तो क्या टाइम फ्रेम अलग थोड़ी ना है। तो यही मुसलमानी आक्रमण के बाद की बातचीत होने लगी है। इसमें प्रथम नाम जहां भाषा का बोध कराता है संधि काल, वहीं दूसरा नाम वर्ग विशेष का। वर्मा जी ने अभ्रंश और हिंदी की संधि बेला में सृजित रचनाओं के आधार पर इसे संधि काल कहा। उन्होंने लिखा कि इस काल में अभ्रंश की गौरवशालिनी कृतियों के बीच भाषा विषयक वह सरलता दृष्टिगोचर होने लगी, जो जनता की स्वाभाविक मनोवृत्तियों से प्रेरित होकर अपने को साहित्यिक विधानों से मुक्त करती है। अतः अपने विकास में साहित्य ऐसा स्थल पर आता है जहां दो भाषाओं या दो शैलियों की संधि होती है, और साहित्य के इस काल को संधि काल कहना अधिक समीचीन है। चारण काल नाम ग्रियर्सन के दिए गए नाम का ही अनुकरण है, अतः वर्मा जी द्वारा सुझाया गया यह नाम भी अपूर्ण और अपर्याप्त है। तो चारण काल क्या है? चारण काल को तो इससे पहले ही हम लोग खत्म कर चुके हैं, है ना। हम वीर गाथा काल के साथ भी नहीं है, हम चारण काल के साथ भी नहीं है ना। और चारण काल कहना मतलब एक तरह से शुक्ल जी और ग्रियर्सन की बात ही कहना तो है, और क्या है। ओके, अब बाकी भाषा स्तर पर बात करते हैं, तो आप बहुत ज्यादा इस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, है ना। संधि काल और चारण काल, है ना। संधि काल भाषाई स्तर पर कहते हैं, और चारण काल को हम लोग ग्रेजुएशन के ही स्तर पर खारिज कर चुके हैं, तो बहुत बात इसमें करने की जरूरत नहीं है। राहुल ने सिद्ध सामंत काल का कहा, जो केवल दो वर्गों की ओर संकेत मात्र है। सिद्ध सामंत, सिद्ध स्वयं आदिकाल के रचनाकार थे और सामंत रचना के प्रेरक। यह नामकरण भी अपूर्ण है। नाथ काव्य, राशो काव्य और जैन काव्य, विद्यापति खुसरो की हिंदी कविता इसके दायरे में नहीं आ पाती, अतः यह नाम एकांगी है। ठीक है, तो सिद्धों की तरफ है इशारा केवल, और चूंकि राहुल संकृत्यायन का की दिलचस्पी सिद्धों की तरफ है, बौद्धों की तरफ है, इसीलिए सिद्ध सामंत काल कह देते हैं कि चलो ठीक है। बाकी रचनाओं का क्या होगा, नाथों का क्या होगा, रासों का क्या होगा, जैनों का क्या होगा, विद्यापति और खुसरो का क्या होगा। फिर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा प्रयुक्त प्रारंभिक और उन्मेष काल कोई खास नवीनता नहीं है, मिश्र बंधु पहले कह चुके हैं, है ना। तो हम इनको इग्नोर करेंगे, इसको इस सेक्शन को कोई मतलब नहीं, काम कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उपयुक्त नामकरण के विश्लेषण के पश्चात यह अब देखिए निष्कर्ष आपको लिखना है। ठीक है, हर क्वेश्चन में कोशिश करेंगे निष्कर्ष लिखेंगे आप। इसका आदिकाल नाम ही सर्वाधिक तार्किक, और हाँ ये आप इसके साथ हैं, ये तो बताना होगा ना आपको। आदिकाल नाम के साथ है, सर्वाधिक तार्किक, संगत और व्यापक और पूर्ण है, जो भाव और भाषा शैली दोनों ही दृष्टि से हिंदी के आद्य अवस्था को सूचित करता है। साथ ही संकेत करता है कि हिंदी अनेक रूपों में यहाँ निर्माण की अवस्था में है, जिसका चरम विकास भक्ति काल की कविता में दिखाई पड़ता है। रसाल, श्याम सुंदर दास, राममूर्ति त्रिपाठी, बाबू गुलाब राय, अन्य विद्वानों ने इसे आदिकाल नाम से अभिहित किया है। ठीक है, तो ये सब ना भी बतलाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप कहाँ तक कह सकते हैं, ठीक है, यहां तक आप चाहें तो बोल सकते हैं। इन नामों को यदि आप ना भी याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो नामकरण को लेकर, जो आदिकाल के नामकरण को लेकर के जो विवाद है, मुख्य विवाद आपके दिमाग में चलेगा कि नहीं? आया सर, आया। अब लिखा जाएगा या नहीं ये बताइए। जी सर, लिखा जाएगा। जी सर, लग तो रहा है लिखा जाएगा, लेकिन लिखने बैठेंगे ना तो क्या परेशानी है। देखिए, शुरुआत में ये चीज आपके साथ होगा कि आप नहीं लिख पाएंगे, ठीक, लेकिन जैसे ही आप एक दो क्वेश्चन लिख दिए, भाई हम लोग भी तो, जब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बीए फर्स्ट ईयर में गया तो कोई इरादा भी नहीं था कि हिंदी पढ़नी है ना, लेकिन
जब मैं सोच लिया कि अब मुझे इंजीनियरिंग में मन नहीं लग रहा है तो छोड़ दिया। ठीक है, तो फिर आया हिंदी पढ़ने के लिए। ठीक है, तो बीए में 2 पेपर था। ठीक है, तो एक पेपर में तो बहुत अच्छा अंक आया, दूसरा पेपर रीतिकाल था। ठीक, और उसमें मुझे 70 में से 37 दिया गया। हालांकि दूसरा टीचर कह रहे थे कि हम इस कॉपी में को यदि मुझे चेक करना होता तो मैं 65 दे देता, 70 में से 65 देता। लेकिन जो टीचर चेक किए उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें हम 37 से अधिक नहीं देंगे। तो गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन मैं स्वीकार किया उस चीज को कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं, इतना कम नंबर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सुधार जब करना शुरू किए तो जो टीचर हमें 37 दिए थे ना, वही टीचर हमें 3rd ईयर में जाकर के किसी और पेपर में 65 प्लस दिए थे, 68 इस तक, 70 में से 68 तक दे दिए थे। ठीक है, तो बस सुधार करना है, सुधार पर फोकस करिए, कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब 2 प्रश्न इसमें से मैं पूछूंगा। ठीक है, देखते हैं कि कितने लोग लिखते हैं। एक तो पूरा का पूरा रहेगा और दूसरा वही वीर गाथा काल वर्सेस आदिकाल का विवाद रहेगा। देखते हैं कि आप लोग क्या करते हैं। ठीक, तो मैं क्वेश्चन लिख टाइप करके भेजूंगा, तो ये 2 प्रश्न आप लिखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट डे से हम लोग 10 बजे रात में जुड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये स्लॉट जो है नेट वाले बैच के लिए है, तो क्योंकि आज शनिवार था तो नेट वाले बैच को सुबह में ही पढ़ा दिया था। ओके, मंडे से ना। सर हाँ सर एक क्वेश्चन था। बोलिए। सर मेरा प्रॉब्लम ये है कि जैसे चीजों को समझ लेते हैं ना, तो फिर उस चीज को स्टार्ट करते लिखना तो अपने ही प्रभाव में लिखते ही जाते हैं और देखिए मतलब जैसे बीच में कोटेशन याद आया तो वो डाल देते हैं, तो मतलब अभी कुछ स्ट्रेटजी से चेंज चलना करना होगा। पड़ेगा क्या? ठीक है, अभी स्ट्रेटजी से चलना होगा। अभी आराम आराम से लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, ये नहीं कि हमको अभी ये फिक्स समय में लिखना है, ये नहीं है। आप कोशिश करिए कि हम 1.5 घंटा में एक क्वेश्चन लिखेंगे अभी। ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण पॉइंट आ जाना चाहिए। जब एक दिन आप प्रैक्टिस वाला, जैसे अभी तो हम लोग 2-2 क्वेश्चन करके पूरा का पूरा वीक चलाएंगे। ठीक है, और संडे को आप जब लिखने बैठेंगे 15 क्वेश्चन एक साथ, ठीक है, तो उस केस में आप अपने फॉलो में लिखेंगे। ठीक है, ओके सर। क्योंकि तैयारी करनी है ना हमें, ये नहीं कि कुछ भी लिख करके जाना है और कुछ भी लिखने पर नंबर नहीं मिलेगा। ये बात फाइनल है, तो कुछ भी क्यों लिखेंगे हम, हमें चाहिए नंबर। और नंबर के लिए पॉइंट डालना पड़ेगा और अच्छा अच्छा पॉइंट डालना पड़ेगा। हमारा एक मित्र था, उसे इसमें शुरुआत से ही नंबर अधिक मिलता था। तो वो क्या करता था ना, हम लोग क्या करते थे, पैराग्राफ में लिखते थे। ओके, तो वो क्या करता था, है ना, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको ब्लैक पेन से लिख दिया और अंडरलाइन कर दिया। तो वही टीचर जो हमको 37 नंबर दिए थे, हमारे मित्र को ये 51 दिए थे। ठीक, सेम टीचर। और उसको भी पता था, जो हमारा मित्र था उसको भी पता था कि आदित्य क्या लिखा और मैं क्या लिखा हूँ। ठीक है, उसको पता था ये बात, लेकिन उसने उस चीज को हाईलाइट कर दिया था। ओके, मैंने हाईलाइट नहीं किया था। तो ये सब काम करना है हमें, है ना। सर एग्जाम में सर तो 2 कलर का सर पेन यूज कर सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल यूज करिए, ब्लू और ब्लैक पेन का यूज करिए। ठीक है, और स्पष्ट लिखने का कोशिश करेंगे आप लोग। ये नहीं कि आप कुछ भी लिख रहे हैं, आदमी पढ़ ही नहीं पा रहा है, वो नहीं करना है आपको, स्पष्ट लिखना है। ठीक, तो मैं 2 भेजता हूँ, देखता हूँ कि कितने लोग लिखते हैं। आप चाहें तो पुराने वाले ग्रुप में भी भेज सकते हैं, नए वाले ग्रुप में भेज सकते हैं। आप कोशिश करिए कि नए वाले ही ग्रुप में भेजें। ठीक है, हाँ, अभी अभी जो है कल का विषय भी आदिकाल ही रहेगा। अभी आदिकाल की पृष्ठभूमि पर बात करनी है, राष्ट्र साहित्य पर मुझे बात करना है, उसके बाद जो है विद्यापति और खुसरो पर बात करनी है। ये सारी बात करनी है हमें। ठीक है, इसलिए लगभग 4-5 दिन और हम क्लास लेंगे, जिससे कि 10 क्वेश्चन कम से कम हमारा तैयार रहे आदिकाल से, कि कुछ भी प्रश्न बने हम कर लें। ठीक है, आदिकाल की प्रवृत्तियों को लेकर के प्रश्न बनेगा। जी सर। हाँ, तो 10 प्रश्न करने के लिए हमें हफ्ता भर लगाना पड़ेगा, तो लगाएंगे। बहुत जल्दी भागना नहीं है। ठीक, हाँ, एक काम आप लोग करिएगा कि संधि जो मैं पढ़ाया हुआ हूँ टीआरई 4 वाले बैच में, वीडियो आपको दे दिया गया है, उसको देख लीजिएगा। एक प्रश्न या 2 प्रश्न हम से भी पूछेंगे, विशेष तौर पर स्वर संधि से। ठीक है, वो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें वर्ड लिमिट नहीं देखना है, उसमें आपका वर्ड कम ही पड़ जाएगा, लेकिन प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि भाई आपको पूरा का पूरा नंबर मिले, है ना। 10, 11, 12 और 13। ठीक है, मैं बाहर रहूंगा फरवरी में ना, 10, 11, 12, 13, क्योंकि एक शादी में जानी है, तो इस वजह से उस दिन तो क्लास नहीं ले पाएंगे, पर उसके बाद रेगुलर हो जाएंगे।
ओके।